वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस। आज हम लोग क्लास 6 की एक चैप्टर वाटर स्टार्ट कर रहे हैं। आइए हम लोग आज वाटर की स्टडी करते हैं। देखिए, पहले कुछ हम जनरल बात वाटर के बारे में देखते हैं। देखिए, हम लोगों के लिए वाटर बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है। ये हमारे जो हम लोग फूड की स्टडी करते हैं, उस फूड में जो 6 मेन एलिमेंट्स हैं उसमें तो नहीं बांटता है, बट फूड से किसी भी तरीके में ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात देखें, जो लाइफ के लिए 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंस हैं। फर्स्ट नंबर पे प्रोबेबिलिटी आती है ऑक्सीजन की, सेकंड नंबर पे प्रोबेबिलिटी आती है वाटर की, थर्ड नंबर पे आती है फूड की। तो दैट मीन्स वाटर जो है वो एक हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है। वाटर है एक नेचुरल रिसोर्स है, मतलब वाटर जो है आर्टिफिशियल रिसोर्स नहीं, मैन मेड नहीं है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। और ये वाटर जो है वो हम लोगों के लिए मोस्टली अवेलेबल रहता है, और वो जो अवेलेबिलिटी है वो ग्राउंड से है। जो हम लोग मोस्ट ऑफ द वाटर पीने के लिए यूज करते हैं वो ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थ का 3/4 हिस्सा, 3/4 ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय द वाटर। बट हम लोगों के लिए जो वाटर अवेलेबल है, जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है, वो बहुत ही कम अमाउंट है, ना के बराबर अमाउंट है। इसीलिए ये वाटर पढ़ाया जाता है और वाटर की अवेलेबिलिटी पढ़ाई जाती है, और ये बताया जाता है कि वाटर क्यों ज़रूरी है, क्या क्या वाटर के फ़ायदे हैं। अगर हमारे पास वाटर फिनिश हो जाएगा या वाटर ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा, तो हमारे लिए क्या जीवन में समस्याएं आने लगेंगी, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले तो वाटर का अगर हम यूजेस देखें, तो वाटर तो एक हमारे पीने में यूज़ में आता है, हमें खाना बनाने में यूज़ में आता है, वॉशिंग के लिए यूज में आता है, हमारे जितने कैटल्स होते हैं उनके पीने के लिए यूज में आता है, जितने प्लांट्स हैं वो प्लांट्स, अगर उन प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा तो वो सब सूख जाएंगे। अगर हमारी क्रॉप्स को वाटर नहीं मिलेगा तो क्रॉप नहीं होंगी तो हमें फूड भी नहीं मिल पाएगा। तो इन सब तरह से वाटर एक ही बहुत इसेंशियल एलिमेंट है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो अर्थ है हमारी, इस पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। देखिए, हमारी जो अर्थ है उसमें लैंड का जो पोर्शन है वो 25% है और 75% वाटर है। अब ये जो 75% है, इस 75% में से 98% लिक्विड के फॉर्मेट में है और 2% सॉलिड के फॉर्मेट में है। अब ये जो 2% सॉलिड के फॉर्मेट में है ये क्या है, ये जैसे आपका आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, ओशन है, कुछ ओशंस हैं जहां पर हमेशा जो है बर्फ जमी रहती है, आइस के फॉर्मेट में वो चेंज हो जाते हैं। तो 2% ये है, 98% क्या है, लिक्विड है। दैट मीन्स जितने भी लिक्विड वाटर के फॉर्मेट, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो या जो ओशन में है, वो है पॉन्ड में है, आपका फाउंटेन में है, जहां पर भी जितने भी वाटर हैं वो इस 98% में आएंगे जो लिक्विड फॉर्मेट में है। इस 98% में से अगर हम इस 98% को 100% मान लें, अगर इस 98% को 100% मान लें और उस 100% को दो पार्ट में डिवाइड करें, तो 97.4% सैलाइन वाटर है। देखिए, 97.4% सैलाइन वाटर है और इट इज नॉट फिट फॉर द कंजम्पशन, ये हमारे यूज के में नहीं आता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जितना भी अर्थ पे वाटर है उसका मोस्ट ऑफ द वाटर तो सैलाइन वाटर है, दैट मीन्स ओशन के फॉर्मेट में है। तो ये हमारे यूज के लिए नहीं, तो ये बेकार हो गया। अब हम जो यूज करते हैं वो आपका होता है, उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर, पोटेबल वाटर या ड्रिंकेबल वाटर, अलग अलग नाम मिलेगा, फ्रेश वाटर, पोटेबल वाटर और ड्रिंकेबल वाटर, जो हमारे कंजम्पशन में काम आता है, जिसको हम पीने के लिए यूज में करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज में करते हैं, इन सब तरह का जो यूज करते हैं। ये है 2.6%, इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.6% फ्रेश वाटर है हमारी अर्थ पे, यही है फिट पीने के लिए। अब ये जो 2.6% है उसमें से भी 1.98% जो वाटर है वो आइस कैप और ग्लेशियर के फॉर्मेट में है। दैट मीन्स 2.6 में से इसको सब्सट्रैक्ट करें कि आइस कैप्स और ग्लेशियर के फॉर्मेट में है, मतलब बर्फ जमी हुई, जैसे माउंट एवरेस्ट है वहां पर बर्फ जमी हुई, फ्रेश वाटर है, बट किस फॉर्मेट में है, आइस कैप्स के फॉर्मेट में है। आइस कैप्स का मतलब होता है पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जमी है उसी को आइस कैप्स बोलते हैं।
नेक्स्ट आता है 0.16% ग्राउंड वाटर। जो सबसे ज्यादा वाटर यूज में आता है, जो सबसे ज्यादा वाटर यूज में आता है वो होता है ग्राउंड वाटर, जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये है 0.61%। और 0.01%, ये 0.01% वाटर है जो यूज में आता है, जो यूजबल है, जैसे आपका फाउंटेन्स के फॉर्मेट में है, झरनों के फॉर्मेट में है। ये इतना वाटर जो है वो अवेलेबल है हमारे कंजम्पशन के लिए। देखिए ग्राउंड वाटर में जितना भी पानी हम पूरा नहीं यूज कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि जब समर लग रही हो या नल लग रहा हो तो लोग कहते हैं 80 फीट पे पानी आ जाता है, कहीं कहीं 40 फीट पे आ जाता है। तो हम अपर लेयर वाली जो कैटेशियन लेवर है, अभी आप क्लास 8th में सब पढ़ेंगे, वहां का वाटर यूज करते बहुत नीचे तक नहीं। और जैसे मान लीजिए 500 फीट पे कहीं पानी है, भाई ग्राउंड वाटर को तो हम पूरा मानेंगे, तो वहां पर तो नहीं जाकर के हम इतनी गहरी बोरिंग तो नहीं कर सकते। तो हम लोग, ये तो ग्राउंड वाटर हो गया, लेकिन हमारे जो यूज में आने वाला वाटर है वो है 0.01%, जो हमारे कंजम्पशन के लिए, द डेट मीन्स हम लोग जो ह्यूमन बीइंग हैं उनके कंजम्पशन के लिए जो यूज में आता है वो पोर्शन है 0.01%। इसीलिए इतना पानी तो बहुत है लेकिन हमारे यूज के लिए बहुत कम है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। अभी आगे हम लोग इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि वाटर हमें कैसे सेव करना है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों से हम वाटर सेव कर सकते हैं। जैसे हम कुछ बात बताते चलते, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर जैसे आपके घर में टैब है, वहाँ से एक एक ड्रॉप वाटर गिर रहा है। अब जैसे आपको ये अंदाज लगाना हो कि कितना वाटर वेस्ट होता है, आप उसके नीचे एक बकेट रख दीजिए, आप देखिए थोड़े टाइम बाद वो बकेट भर जाएगी। इसका मतलब धीरे 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 करके बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाता है। तो हमें इस वाटर को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं वाटर साइकिल। देखिए हम लोगों ने पीछे अर्थ पे परसेंटेज ऑफ वाटर की स्टडी कर ली। अब हम लोग वाटर साइकिल देखते हैं। वाटर साइकिल, देखिए साइकिल आपने देखा होगा ना, साइकिल का मतलब हुआ व्हील, जहां से हम चलें वहीं पे आके रुक जाएं, इसी को बोलते हैं साइकिल। ठीक, तो इसमें हम कहीं से भी स्टार्ट करें तो वहीं पे आएंगे। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सी। देखिए जो इवेपोरेशन होता है, वाटर मतलब वेपर के फॉर्मेट में इन्वायरमेंट में जो जाती रहती है, वो जाती सब जगह से है। ओशन से भी जाती है, सी से भी जाती है, पॉन्ड से भी जाती है, अर्थ से भी जाती है, प्लांट के ट्रांसपायरेशन से भी जाती है, हम लोग ब्रीदिंग करते हैं उससे भी जाती है। बट जो ज़्यादा सबसे लार्ज अमाउंट में जाती है वो सी से जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ से सी ले रहे हैं। इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम सी, सी से वाटर इवेपोरेट होगी। अब ये ऊपर जाएगी और एक क्लाउड बनाएगी, और यहाँ पे जो प्रोसेस होगी ये कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। दैट मीन्स आपने देखा होगा कि जैसे कोई चीज़, जैसे मान लीजिए चाय बन रही तो ऊपर वेपर निकल रही होती है, वेपर लेकिन एयर में घुल जाती, दिखाई नहीं देती है। वैसे ही ये वेपर यहाँ से निकलेगी तो दिखाई नहीं देगी, बट यहाँ ऊपर जाएगी। तो जब थोड़ी ऊंचाई पर जाते, जैसे जब हम धीरे 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 ऊपर जाते ना, तो ऊपर हवा ठंडी हो जाती है। और आपने देखा होगा जैसे कोई बीकर है, उसके ऊपर कोई प्लेट रखी, उसके ऊपर वेपर लगी रहती है, लेकिन प्लेट को हम दूसरी जगह करते हैं तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में चेंज हो जाती है। और अगर ऐसे कर दें तो पानी नीचे गिरने लगता है ड्रॉप ड्रॉप के फॉर्मेट में। वैसे ही ये हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी हो जाएगी तो छोटी छोटी बूंदों के फॉर्मेट में ये क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेगी, ये क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी। तो वेपर से वाटर बनने की जो प्रोसेस है, वेपर से वाटर बनने की जो प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो मतलब वेपर कैसे, ये क्लाउड कैसे बनेगा? बाय द कंडेंसेशन ऑफ द इवेपोरेशन, इवेपोरेट्स ऑफ वाटर, वाटर के इवेपोरेट के कंडेंसेशन होने से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। फिर ये क्लाउड थोड़ा और ऊपर जाएगा तो इसकी जो ड्रॉपलेट्स अभी छोटी छोटी थी थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी। थोड़ा और ऊपर जाएगा तो हवा जैसे जैसे ऊपर की तरफ, देखो लिखा है हमने, एज द एयर राइजेस ड्रॉपलेट्स बिगर एंड हैवियर। जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो बड़ी हो जाएंगी और हैवी हो जाएंगे। और जब ये ड्रॉपलेट्स बड़ी और हैवी हो जाएंगी तो धीरे 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 करके यहाँ पे रेनफॉल करनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये रेनफॉल होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर यही क्लाउड्स थोड़ा और ऊपर चला गया, जैसे उत्तराखंड पहुंच गया या लद्दाख पहुंच गया, तो वहां पर क्या करेगा? ये स्नोफॉल करने लगेगा। अगर और ज्यादा ठंडा हो गया तो हेल, हेल का मतलब होता ओले, ओले पड़ने लगेंगे। तो इस तरह से ये फिर से नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे तो रेनफॉल होती है, बर्फबारी होती है,
ओले पड़ते हैं, ये सब प्रोसेस यहाँ से होगी और उसके बाद ये वाटर के फॉर्मेट में चेंज होके फिर धीरे धीरे नदियों में आ जाएगा, फिर नदियों से होते होते नदियां धीरे धीरे कहाँ चली जाती हैं, ओशन में चली जाती हैं। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल का फॉर्मेशन है। ये हो गई आपकी एक वाटर साइकिल। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। फर्स्ट, वाटर यूजेस फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बहुत सारे इन सब कामों के लिए, घरेलू कामों के लिए हम लोगों को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड वन, डाइजेशन ऑफ फूड इन ब्लड, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को पचाने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इन द ब्लड, हमारा जो ब्लड होता है उसमें नियर अबाउट 70% वाटर होता है। इन द यूरिन, जैसे यूरिन जो पास आउट होती है वो किसके मीडियम से पास आउट होती है, वो यूरिन के मीडियम से पास आउट होती है। तो मतलब हमारी जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं, जो हमारी बॉडी में इंटरनल बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में होती है। नेक्स्ट वन इज द मैनी रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी नीडेड वाटर, मैनी रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी नीडेड वाटर एज अ मीडियम, एक मीडियम की तरह बहुत सारी रिएक्शंस के लिए हमारी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज द वाटर हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, वाटर हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग। देखिए जब हम लोगों को गर्मियों में स्वेटिंग होती है, जब पसीना आता है और उसके बाद हवा लगती है तो बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। स्वेटिंग होती ही हमारी बॉडी को कूल करने के लिए है, तो उसमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट वन इज द प्लांट्स में भी, प्लांट्स यूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, प्लांट्स यूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे वाटर का यूज करते हैं, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। आगे फोटोसिंथेसिस की जब आप लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में किस तरह से वाटर की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्रॉट। ड्रॉट क्या है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ड्रॉट, अ शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल और कॉन्टिन्यूअस एब्सेंस ऑफ रेनफॉल। शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, या तो रेनफॉल कम हो जाए, रेनफॉल की कमी हो जाए, या कॉन्टिन्यूसली एब्सेंस हो, रेनफॉल हो ही ना, या तो बहुत थोड़ी हो या कम हो, इसी को बोलते हैं ड्रॉट। ड्रॉट माने होता है, अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं सूखा। उन्होंने सुना होगा तो यह इस जगह पर सूखा पड़ गया, तो वही ड्रॉट है। अच्छा, ड्रॉट होगा तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हम लोगों को? सबसे पहले तो हो जाएगा एक्यूट वाटर क्राइसिस एंड द क्रॉप फेल्योर, मतलब पानी की कमी होने लगेगी। जैसे पॉन्ड है, सबसे पहले जो इफेक्ट आता है कि पॉन्ड सूख गए, नदियों का जलस्तर कम हो गया, और जो कैनाल्स हैं, नहरें हैं, उसमें पानी कम हो गया, तो क्रॉप फेल्योर हो जाती है, जितनी फसलें होती हैं वो सब बेकार हो जाती, फसलें नहीं हो पाती हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो फॉल इन द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में कमी आ जाती, किसके? डेयरी, जैसे जितने भी कैटल्स हैं भाई, अगर क्रॉप नहीं होगी तो क्रॉप पर ही हमारी जो कैटल्स होती हैं, मतलब गाय देने वाली, जैसे काऊ है, बफेलो है, ये सब भी उस पर डिपेंड होती हैं, सीप है, गोट है, ये सब भी क्रॉप पर ही डिपेंड होती हैं, तो डेयरी में कमी आ जाएगी, टिम्बर में कमी आ जाएगी, टिम्बर मतलब जितनी भी लकड़ियाँ, इस तरह की जो भी हमारे डेली यूज वाली चीज़ें हैं उनमें कमी आ जाएगी, फिशरीज में कमी आ जाएगी, पानी नहीं होगी तो वहाँ पर मतलब फिश का प्रोडक्शन नहीं हम कर पाएंगे, तो उस इसमें भी कमी आ जाएगी। फिर क्या आता है? लॉस ऑफ लाइफ इन ऑल फॉर्म्स। देखिए, लॉस ऑफ लाइफ इन ऑल फॉर्म्स का मतलब हुआ कि सभी प्रकार के जितनी भी जिंदगियां हैं, चाहे वो पेड़ वाली हों, चाहे वो आपकी जानवरों वाली हों, चाहे आपकी बर्ड्स वाली हों, ये सब धीरे धीरे करके, स्टारवेशन मतलब होता भूखमरी, भूखमरी की वजह से धीरे धीरे सब मरने लगेंगे, सब डिस्ट्रॉय होने लगेगा। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, मतलब ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला जाएगा, तो हैंडपंप में जो पानी आ रहा है वो भी आना बंद हो जाएगा, जो कुएं हैं वो धीरे धीरे करके सूखने लगेंगे, नदियों का जलस्तर धीरे धीरे करके, नदियों में पानी कम होता जाएगा, पॉन्ड्स कंप्लीटली सूख जाएंगे, तो ये हो गया ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। फिर आता है स्प्रीड ऑफ डिजीज, बीमारियां फैलने लगती, बहुत सारी बीमारियां ऐसी सिचुएशन में फैलने लगती हैं। इपिडेमिक, इपिडेमिक मतलब होता महामारी, जैसे अभी कोरोना की महामारी चल रही है। इपिडेमिक टेक अ टॉल ऑन मिलियंस, ये जो इपिडेमिक है, ये जो महामारी है, ये धीरे 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 करके करोड़ों आदमियों को, लाखों आदमियों को मार डालती है और उनको बेघर कर देती है। दैट मीन्स कि अगर ड्रॉट की जो सिचुएशन है बहुत ही
बैड सिचुएशन है। और यहाँ से धीरे 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 करके फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपना गांव और अपना सब छोड़ करके धीरे धीरे दूसरी जगह जा करके वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं रह जाता, खाने को पीने को कोई भी चीज़ नहीं हो जाता। तो दैट मीन्स ड्रॉट्स क्या है, एक बैड थिंग्स है। और ये इसको हम हिंदी में कहें कि ये नेचुरल डिजास्टर में आता है। ड्राट क्या है? ड्रॉट इज अ नेचुरल डिजास्टर, मतलब एक प्राकृतिक आपदा है। Now we read about flood. Flood, an overflowing of water beyond its normal confines is called the flood. देखिए, एक लिमिट से ज़्यादा ऊंचाई पर पानी का बहना, एक लिमिट से ज़्यादा बहना, इसको बोलते हैं फ्लड। जैसे आपने देखा होगा नदियों में पानी एक लिमिट तक बहता रहता है, लेकिन जब रेनी सीजन आता है, जब फ्लड आता है, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। या आप न्यूज़ में जैसे देखते होंगे कि ये नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, मतलब एक लिमिट तक उसमें वाटर फ्लो होने की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि इतनी ऊंचाई तक फ्लो बहेगी, तो इसको हम नॉर्मल कहेंगे। और अगर उसके ऊपर जाएगी तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लड। अच्छा, फ्लड जब आएगा तो फ्लड के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होंगे, क्योंकि ये भी फ्लड भी एक ड्रॉट की तरह, फ्लड भी एक नेचुरल डिजास्टर है। वो पानी की कमी की वजह से होता है, और फ्लड जो है वो पानी की अधिकता की वजह से होता है, ज़्यादा पानी की वजह से होता है। इसका इफेक्ट, इट डैमेजेस प्रॉपर्टी एंड द लाइफ बोथ। ये प्रॉपर्टी को भी डैमेज करती है और ज़िंदगी को भी। बहुत सारे एनिमल्स हैं, मर जाते हैं उसमें, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग हैं, और उनके बहुत सारे, जैसे उनकी फसल बर्बाद हो जाती पानी भर के, और उनके घर मकान गिर जाते हैं। इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सेकेंड वन इज द रैपिड रन ऑफ काजेस सॉइल इरोजन। तेजी से पानी बहने की वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो जो फर्टाइल सॉइल है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस चली जाती है, रिमूव हो जाती है। हाई वेलोसिटी करंट इंक्रीजेस फ्लड डैमेज। पानी का बहाव इतना ज़्यादा होता है, जो वाटर करंट होती बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से फ्लड डैमेज करता है, जिसकी वजह से किसी की झोपड़ी आ गई वो बह गई, किसी की दुकान आ गई तो वो बह गई, गाड़ियाँ बह जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में, उसमें न्यूज में, जहाँ कहीं पर भी बाढ़ आती थी, इस तरह की सिचुएशन दिखाते रहते हैं। ब्रिजेज, रोड्स, इलेक्ट्रिक पोल्स आर डैमेज्ड। इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह जो होते हैं वो गिर जाते हैं। पहले तो जो टेलीफोन के पोल होते थे ये भी टूट के गिर जाते थे, और आपके रोड्स जो है बेकार हो जाती हैं, और उसके किनारे जितने पेड़ होते हैं वो सब टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उसमें बह जाते हैं। ब्रिजेज, बहुत सारे ब्रिज टूट जाते हैं। रेलवे ट्रैक्स उखड़ जाते हैं, अगर उसके कोई आसपास हैं तो वो बह जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स इसमें फ्लड में आती है। फाइनेंशियल लॉसेस बाय द फ्लड्स। देखिए, फाइनली अगर हम देखें, कोई भी, जैसे सड़क टूट गई फिर से बनानी पड़ेगी, तो फाइनली देखें तो पैसे की बहुत बर्बादी होती है। पैसे की भी बर्बादी होती है, जीवन की। बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए बाढ़ आया, कोई घर में सो रहा था, उसके गांव में बाढ़ घुसी, घर की छत गिर गई, बहुत सारे लोग उसमें डेथ हो जाती है लोगों की, जानवर मर जाते हैं बह के। तो दैट मीन्स फाइनेंशियल लॉस बहुत सारा फ्लड का होता है। तो ये आपका था फ्लड और फ्लड के इफेक्ट्स। वाटर कंजर्वेशन, इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, वाटर कंजर्वेशन। देखिए, वाटर कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पूरा चैप्टर पढ़ा कि अगर पानी की कमी हो जाए तो ड्रॉट हो जाता है, ड्रॉट से क्या क्या लॉसेस हैं, ज़्यादा वाटर हो जाए तो फ्लड हो जाता है, उससे क्या क्या लॉसेस हैं। उसको देखने के बाद हम लोगों को ये समझ में आया कि हमें वाटर कंजर्व करना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन क्या है? इसकी डिफिनीशन है, इट इज़ द वाइज एंड द जुडिशियस, इट इज वाइस एंड जुडिशियस यूज ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वाटर कंजर्वेशन। आप इसको अपनी कॉपी में लिख करके इस तरह से लिख सकते हैं, ये इसकी डिफिनीशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो आप यही डिफिनीशन लिखिए। ये समझ में आया? ये तो हो गया डिफिनीशन वाटर कंजर्वेशन की। फिर आपका आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, हम वाटर कंजर्व करेंगे किसका? जैसे जो बारिश का पानी होता है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। जैसे पॉन्ड में स्टोर कर सकते हैं, जगह जगह पे बड़े बड़े तालाब बनाए जाएं, पॉन्ड बनाए जाएं, उसमें उसको स्टोर किया जाए, ठीक है। इस तरह से हम वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब हम लोग पहले देखते हैं कि ये जो वाटर कंजर्वेशन है, उस वाटर कंजर्वेशन को किस तरह से हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के घरों में कभी कभी देखते हैं कि टैप खराब है, टैप से धीरे धीरे एक एक ड्रॉप पानी गिर रहा है।
अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं कि कितना वाटर लॉस हो रहा है, तो उसके नीचे एक बकेट रखिए। देखिए थोड़े टाइम बाद वो बकेट भर जाएगी। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे बकेट्स वाटर जो हैं वो लॉस हो जाता है। तो दैट मीन्स हमें क्या करना चाहिए, गेट ऑल लीकिंग टैप्स आर गेट ऑल लीकिंग टैप्स आर प्रिपेयर्ड। उसके बाद फिर आपका आता है सेकेंड, यूज बकेट। हमें बकेट का यूज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ शॉवर। जैसे हम लोग शॉवर से नहाते हैं, तो शॉवर से नहाने के प्लेस पे बकेट से यूज नहाना चाहिए। उससे क्या होता है, वाटर कंजर्व होता है। शॉवर में वाटर ज़्यादा लॉस होता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ब्रश करते समय टैप खोल देते हैं, टैप का पानी बहता रहा, ब्रश कर रहे हैं। जब आप ब्रश कर रहे हैं, माउथ में जब ब्रशिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम को हमें टैप को बंद कर देना चाहिए। इस तरह से हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग के किचन में बहुत सारा पानी निकलता है, जैसे पल्सेस को धुलने के बाद, वेजिटेबल्स को धुलने के बाद और सारे काम के बाद, जो वाटर देखने में तो गंदा होता बट वो खराब नहीं होता, हमें उस वाटर को गार्डन वगैरह में डालना चाहिए। तो जिससे गार्डन की सिंचाई भी हो जाती है और हमारा जो वाटर है वो बेकार भी नहीं जाता है, कहीं इधर उधर भी नहीं जाता है। जैसे कपड़े धुलने के बाद, जैसे लास्ट में जब हम कपड़े धुलते हैं तो उसमें जो पानी होता है साफ होता है। जैसे बाइक वगैरह धुलने के काम में ला सकते हैं, कार धुलने के काम में ला सकते हैं, फर्श धुलने के काम में ला सकते हैं। तो इस तरह से हम सोचें कि किस तरह से हम वाटर को कम से कम वाटर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम को कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जैसे ये तो हम लोग जो डेली यूज में वाटर लाते हैं उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, उसका कंजर्वेशन हो गया। अब रेन वाटर कंजर्वेशन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे बहुत बड़े बड़े पॉन्ड बना करके उसमें स्टोर कर सकते हैं, तो उसमें हम कंजर्व कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, दो टेक्निक्स यहाँ पर हैं जिसके थ्रू हम इसको स्टोर कर सकते हैं। रूफ टेप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे देखते हैं कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं, नीचे होल जैसी बनवा देते हैं, और जब छत का जो पानी होता है उसको उसी में डालते हैं, तो धीरे धीरे वो सॉइल में जाता है और सॉइल उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से पानी नालियों में बह करके दूसरी जगह जाने से अच्छा है कि ग्राउंड में जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है। दूसरा आपका आता है रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर। अब रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर में क्या आएगा, जैसे पॉन्ड बनाना रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर है। जैसे अगर हम लोग फील्ड में खेतों में पानी डालते हैं तो कुछ वाटर इवेपोरेट हो जाता है, बट कुछ वाटर उससे भी कंजर्व होता है। जैसे जो एग्रीकल्चर में खेतों में पानी डाला जाता है, जैसे व्हीट की क्रॉप में है, पैडी की क्रॉप में, इसमें जो वाटर लगाया जाता है ये वाटर लॉस में नहीं आता, ये भी कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करता है, क्योंकि कुछ वाटर प्लांट ले लेते हैं, कुछ वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और बहुत सारा जो वाटर होता है वो सॉइल में धीरे धीरे करके चला जाता है। ये भी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर वाटर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जी।